आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ भाई, कैसे चल रही है तैयारी? कितना कर लिया उसमें पी ब्लॉक में? किया था कुछ नंदिनी कल? यस सर। क्या कर लिया? ऑक्सीजन वाला हो गया पूरा? सर स्टार्ट? ऑक्सीजन होगा आज 16 लॉक खत्म हो जाएगा। हाँ 16 पूरा खत्म हो जाएगा। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अक्षित कहाँ तक कर लिया? अक्षित अक्षित शायद है नहीं क्लास में। चलिए भाई, आज मैं आपको थोड़ा सा वो रिडॉक्स वाले कुछ आपके जो क्वेश्चंस हैं आपने अवस्थी सॉल्व की। हाँ जी, तो इसमें एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर देना आर्यन। अवस्थी की 100 के बाद हैं रिडॉक्स वाले क्वेश्चंस, वो थोड़ा देख लेते हैं। संजीत 11th में अच्छे से नहीं किया था क्या रिडॉक्स वाला पोर्शन? संजीत आवाज आ रही है? ये सर एक बार रिपीट कर दोगे प्लीज, मैं बाहर गई थी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि 11th क्लास में रिडॉक्स अच्छे से नहीं किया था क्या? सर ठीक ही था, पता नहीं, लास्ट टाइम पे अब वो पूछ रहे थे ना वो सब, सर डबल टाइट्रेशन बता दो और वो सब बता दो। सर वो हार्डनेस वाला टॉपिक नहीं किया था हमने। अच्छा अच्छा। तो और हार्डनेस वो जो भी सर, और हार्डनेस के क्वेश्चन, टाइट्रेशंस वगैरह ना की तो हुई थी, बट हेडिंग्स नहीं मतलब पता थी वैसे। हाँ वो उसका एक्चुअली पता है यूज नहीं है, वो वैसे ही कंफ्यूज करने की चीज है, मेन चीज पे बस ध्यान रखना है उस चैप्टर में। क्वेश्चंस कर लिए? सर कंप्लीट नहीं हुए मेरे। कोई नहीं, इतने दिनों में नहीं हुए तो पता नहीं कब तो होंगे, बट कोई नहीं, जितने भी हुए हैं उनमें से डाउट पूछ लीजिए। हाँ जी, कोई स्क्रीन शेयर कर दीजिए इसमें। अवस्थी आर्यन नहीं है उस क्लास में? आर्यन मल्होत्रा, मल्होत्रा कर दो, स्टॉप कर देता हूँ मैं, करो फटाफट। तुम्हारी तो यार अवस्थी भी एकदम अलग अलग कलर में कर रखी है तुमने, व्हाइट एंड ब्लैक। अच्छा, मूड अलग अलग है। ठीक है, इसमें हमने शायद 100 तक कर लिए थे डिस्कस, आगे बढ़ जाओ, इसमें 100 के आसपास आओ। कहाँ तक हो गए थे लास्ट क्लास में अग्रिमा? डिस्कस कहाँ तक हो गए थे हमारे? मेरे को पता नहीं, पर मेरा पहला डाउट उसके बाद 131 था। 131 है आपका डाउट, ठीक है। 131 से पहले भाई किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछो, मैं 131 पे से फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। 131 से पहले 130 तक किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, बोलिए। सर ये जो इससे पहले ना 2-3 वो क्वेश्चन है जो स्पेशल ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं ना, वो नहीं वो करवाए नहीं थे वो वाले कंपाउंड, जैसे 117 और 19 में। तो 117 और 19 रुको अभी देख लेते हैं। देखिए 117 तो बहुत अच्छा। एक सेकंड, आज हमारी गाड़ी जो है वो आर्यन की भरोसे चलेगी, क्योंकि मेरा वो जो पेन होता है इसका पेन टैबलेट वाला वो वर्क नहीं कर रहा है। तो आर्यन मैं जो बोलता जाऊँ वो लिखना तुम, है ना? मैं जब बोलूंगा तब। इसमें 117 पे हम आते हैं। इसमें देखिए ये जो CaOCl2 है ना, इस CaOCl2 को आप लिखिए, क्या होता है CaOCl2? Ca2 प्लस, क्या हो रहा है? हाँ हाँ, Ca2 प्लस
2+, और दो जो एनायन होते हैं वो होते हैं, एक होता है Cl- इसमें, एक और Cl-, एक लिखिए Cl-, और एक होता है OCl-। ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, तो भाई जो Cl- लिखा हुआ है उसमें -1 होगी, और जो OCl- लिखा हुआ है उसमें +1 होगी। तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि जो CaOCl2 है उसमें क्या है बेसिकली, किस किस तरीके से है दोनों से, किस फॉर्म में। ठीक है, आ गया समझ में आप? यस सर। चलो नेक्स्ट, ये कौन सा 119 कह रहे थे, कौन सा कह रहे थे? यस सर। हाँ जी, Rn 119 पे आइए जरा एक बार। 119 में, अरे यार ये तो कल बता दिया मैंने, तो मैं अब ब्राउन बताऊं? रिंग कॉम्प्लेक्स। हाँ यस ब्राउन, सर, वो ये वाला तो अब कर लूंगा, वो कल करा था हमने। और 130 तक किसी को डाउट हो? नहीं तो फिर 130 के आगे बढ़ रहे हैं। है किसी को 130 तक? सर 122। 122 सर ये आपने 11th में ये कोई मतलब एक कैटेगरी में कंपाउंड्स करवा रखे हैं क्या, ताकि फिर मैं किसी से मांग लूं? नहीं, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। जो नंदिनी ने काम कर लिया ना कल ही, वो आप आज कर लो, आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ये जो अभी आपको ऑक्सीजन फैमिली पढ़नी है ना पी ब्लॉक में, उसमें कैरोज एसिड और मार्शल्स एसिड दोनों आ जाए। ठीक है, सर मेरा 130 है इसके बाद। 130 डाउट है तुम्हारा? ठीक है, मेरा भी 130 डाउट। 130 में देखो ऐसा है, 130 जो है डी ब्लॉक का क्वेश्चन, डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ तो सब कुछ हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं, थैंक्स टू आर्यन मल्होत्रा। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन अ मैग्नस सॉल्ट, एक मैग्नीज का कोई सॉल्ट है, इसको हम KNO3 के साथ फ्यूज कर रहे हैं सॉलिड NaOH की प्रेजेंस में, तो जो Mn है वो +2 से किस में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये डी ब्लॉक वाले चैप्टर में दो कंपाउंड की पूरी पूरी डिटेल है, एक तो KMnO4 और K2Cr27, बहुत डिटेल में दोनों कंपाउंड दिए हुए हैं, कलर और वो सब सारी रिएक्शन वगैरह। तो उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है ये KMnO4 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो इसके इसको आर्यन डी ब्लॉक निकालो जरा। डी ब्लॉक फर्स्ट बुक में होगा। सर वो इंटरनेट से निकाल दो, है नहीं मेरे पास। वो नहीं है, मतलब ऑल डाउनलोडेड नहीं है? नहीं सर। कोई नहीं, फर्स्ट फर्स्ट इसमें देखो शायद 7th या 8th चैप्टर होगा। हाँ ये रहा 8th चैप्टर। चलो थोड़ा नीचे चलो इसमें, नीचे चलो, नीचे 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 और नीचे और नीचे और आगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ अब रुको, अब रुको 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 रुको, ये चल रहा है K2Cr27, शायद KMnO4 इसके बाद है। हाँ जी ये आ गया बिल्कुल, पोटेशियम पर मैग्नेट, नीचे नीचे वाला पैरा देखो इसमें KMnO। ठीक, अब इसमें क्या क्या था याद करो, अभी क्या कह रहा था वो, KNO3 लिया था, NaOH लिया था एल्कली, और उसके साथ मैग्नस सॉल्ट को ऑक्सीडाइज किया था। पूछा था किस में चेंज हो जाता है, ये रहा मैग्नस सॉल्ट है फ्यूज्ड विद KNO3 एंड सॉलिड NaOH। आओ जरा उस पे वापस। हाँ तो ये आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, MnO2 है, MnO2 ये मैग्नस सॉल्ट हो गया आपका। इसको देखो KOH ले लिया है, O2 ले लिया है, O2 भी वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KNO3 लेते हैं तब भी वही काम होता। तो पोटेशियम मैग्नेट फ्यूजन ऑफ दिस विद एन एल्कली मेटल एंड ऑक्सीजन लाइक दिस।
दिस प्रोड्यूसेस द डार्क ग्रीन K2MnO4। K2MnO4 बनता है इसमें, हमें KMnO4 बनाना है, बट पहले K2MnO4 बनता है, फिर बाद में वो K2MnO4 जो है वो कन्वर्ट होता है MnO4 KMnO4 में। तो बताइए K2MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? सामने दे तुम्हारे डाउट, +6 हो गई ना? यस सर। ठीक है ना, तो +6 में आ जाता है ये +7 में। ऐसा लगता है हमें कि आप KMnO4 बना रहे हैं तो ठीक है, फिर तो +7 ही हो जाना चाहिए, बट +7 ऐसे डायरेक्टली नहीं बनता। जो हम फ्यूज करते हैं KNO3 और NaOH के साथ, उसमें पहले +6 में आता है, बाद में जब मीडियम आप एसिडिक करते हो, एसिडिक मीडियम होने के बाद वो +7 में जाता है डिस्प्रोपोर्शनेट होके, अदरवाइज नहीं जाएगा। आ जाइए वापस अवस्थी पे। सर मेरा 128 भी 128 भी है तुम्हारा डाउट? ओके, हाँ भाई आर्यन अलग से ये क्रॉप कर लो और आ जाओ जरा, उसमें लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। पूरा पूरा क्रॉप नहीं हुआ, हाँ अब ठीक है, अब ठीक। हाँ जी, 2 moles of N2H4 loses 16 मोल। हाँ जी लिख लीजिए, 2 मोल N2H4 लिखो, 2 मोल N2H4 डैश लगा दो, 16 मोल इलेक्ट्रॉन लिख दो डैश लगा के, 16 मोल इलेक्ट्रॉन। तो फिर 1 मोल से कितना हो जाएगा? 8 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अकेले एक नाइट्रोजन से कितना हो जाएगा? अकेले एक सिंगल नाइट्रोजन से लिखो आर्यन, सिंगल नाइट्रोजन एटम से कितने इलेक्ट्रॉन? 4 कह सकते हैं क्या? 4 इलेक्ट्रॉन। मोल मत लिखो, सिंगल एटम लिख दिया तो आपने, फिर मोल मत लिखो। हाँ 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये बताइए N2H4 में, अब N2H4 की पूरी स्ट्रक्चर लिखो बगल में आर्यन, NH2 करके। NH2 इसमें सानिध्य नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितनी है? बोलो सानिध्य, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या है? बोलिए सानिध्य, हो क्लास में? ये डाउट किसका था? सर मेरा था। मुझे आज इसमें पता ही नहीं चल पा रहा है कौन बोल रहा है, किसका सर डाउट था ये? मन्नत का मन्नत? मेरा। हाँ मन्नत, तो बताओ ये नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2। NH2 में -2। हाँ बिल्कुल ठीक है, आर्यन -2 लिख दीजिए। अब ये बताइए मन्नत, अगर एक नाइट्रोजन जो कि -2 में है 4 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वो किसमें आ जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके एक सिंगल नाइट्रोजन। +2 में आ जाएगा। +2 में, बस यही तो क्वेश्चन था। आंसर क्या हो गया बताओ? सी ऑप्शन हो जाएगा। यस सर ठीक है। क्या सिंपल था? यस सर वो दे। ठीक है, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। सर मेरे को 130 एक तक हो चीज गया पूछनी मामला थी डन। सर। बोलो। ऑक्सिजन एसिड्स होते हैं जो फास्फोरस और सल्फर के, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या बात कर दी तुमने। H3PO4 जो है, पूरी कहानी हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में H3PO4 के आसपास घुमाई है। आप याद करो, Ka1 Ka2 Ka3 सब डिफाइन किए थे, और सर वहां जैसे आपको ये बताया था कि क्वेश्चन बोलो। आ रहे थे ना, एक जैसे अब H3PO2 आया था, उसका मेरे को पता नहीं था कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है, वो मतलब कैसे वीक पता होता लगेगा? है, वीक है वीक है। सल्फर के जो है वो स्ट्रॉन्ग है, सल्फर का जो सल्फ्यूरिक एसिड है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और फास्फोरस का जो H3PO4 है वो मतलब रिलेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बट उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना सल्फ्यूरिक एसिड है। स्ट्रॉन्ग तो पता है ना यार हमें, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, HNO3 होता है, HCl होता है, ये है स्ट्रॉन्ग। बाकी सब तो, एक HClO4 भी काफी स्ट्रॉन्ग है, HClO4। ये सर वो सर H3PO2 का मेरे को पता नहीं चला था देख के कि होगा नहीं होगा। वैसे वैसे नहीं, उसमें तो मतलब कोई कुछ है कुछ नहीं है। जैसे
सल्फर में भी सल्फ्यूरिक एसिड तो है, लेकिन जो सल्फ्यूरस एसिड है वो उतना ज्यादा एसिडिक नहीं है, रिलेटिवली कम है एसिडिक। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं 131 पे। 131 किसका डाउट था? अग्रिमा का डाउट था शायद। इसमें ना मेरे को ये अग्रिमा बताया जाए 131। सर, इसमें मेरे को ये डाउट है कि जैसे ऑप्शंस देख के तो पता चल गया कि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर इसमें मतलब दिक्कत क्या है कि अगर हो जाए तो मतलब हाँ, हो जाए तो मतलब दिक्कत ये है अग्रिमा, हम लोग क्या है ना, हम लोग सीधा सीधा ये लेके चलते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। कहाँ गई स्क्रीन, कहाँ गई? अच्छा एक सेकंड रुको, मेरा शायद कनेक्शन भी हो गया। स्क्रीन, हाँ अब आ गई, ठीक। तो हम ये लेके चलते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग। अब हुआ क्या कि अगर ये टाइट्रेशन आप HNO3 के साथ करवाओगे तो रिड्यूसिंग एजेंट तो एक ही इकलौता है Fe, उसके इक्विवेलेंट बराबर होंगे इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस प्लस MnO प्लस इक्विवेलेंट ऑफ HNO। तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितने तो MnO4 माइनस की वजह से हुआ है और कितना HNO3 की वजह से। टाइट्रेशन मतलब क्या, उसकी कंसंट्रेशन की वजह से उसकी कंसंट्रेशन निकाल लेना, एक नोन की वजह से दूसरे की अननोन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना, वो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ओके सर, थैंक यू। आई बात समझ में? यस सर। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, 140 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो? सर 134 का सी पार्ट। 134 पे आएंगे। सर मेरे हिसाब से इसका सी पार्ट भी गलत है। एक सेकंड में भी देखते हैं। फॉलोइंग रिएक्शन डिस्क्राइब द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है? Fe+3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऐसा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यस सर। यहाँ तो नहीं है, बिल्कुल इनकरेक्ट ही है ये वाला स्टेटमेंट, इनकरेक्ट है ही ना पूछा सर? है। हाँ जी सर वही हम्म, तो इसका आंसर बी दिया हुआ है। भी गलत है, यस सर, बी और सी दोनों भी आना गलत चाहिए है। मेरे हिसाब हम्म, से। यस। ठीक है, बी और सी दोनों ही गलत। नेक्स्ट 140 तक किसी को कोई भी डाउट? सर 135 का डी पार्ट। 1 कौन सा बोला, सुनाई नहीं दिया मुझे, क्वेश्चन नंबर फिर से बोलो। 135 का डी पार्ट। 135 का डी। डी पार्ट, अच्छा। Which reaction does not represent auto redox or disproportionation? ओके, देखिए ऑटो रिडॉक्स या डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है एक स्पीसी में कोई एक एलिमेंट वही तो ऑक्सीडाइज हो वही रिड्यूस, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन जो है वो तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्रोमियम जो है वो रिड्यूस हो रहा है। नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। एक स्पीसी का एक ही एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, आगे बस समझ में? यस सर। बोलो बोलो, जिसका बढ़ जाए आगे, आगे बोलिए भाई। 140 तक नहीं, ठीक है। 150 तक बताइए, 150 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो? सर 147। 142। 142 देखते हैं पहले। 42 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्रॉप कर दो जरा फटाफट। आर्यन, हर्षित तुम्हारा डाउट है 142? यस सर। सुनना जरा। देखिए पेरा 0.1 मोल H3POX, सबसे पहले तो ये H3POX है, इसमें ये बताओ H3POX में एसिडिक H कितने होते हैं? मैंने एक ट्रिक बताई थी, हर्षित याद हो तो आपको, X के हिसाब से। वो 3 होते हैं, मतलब जितने होते हैं उससे एक कम है होंगे। एक कम, वेरी गुड। तो इसमें एसिडिक H H3POX में X-1 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बोलो? यस सर।
यस सर। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया हर्षित? 2। अरे बाबूजी, जितने एच निकलते हैं वही तो एन यस फैक्टर होता है। x-1 नहीं हो जाएगा। x-1 हो गए। इसके मोल दे रखे हैं क्या आपको? 0.1। एसिड के मोल तो यहाँ लिखिए आर्यन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितने आएंगे हर्षित? इक्विवेलेंट मोल से कैसे निकालेंगे हम इक्विवेलेंट? मोल इनटू एन फैक्टर 0.1 इनटू x-1 कर दो आर्यन। पॉइंट 1 इंटू x-1 कर दो। अब आगे लिखिए, ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है बेस को, बेस का अमाउंट दे रखा है तो इक्विवेलेंट ऑफ बेस लिखो, इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये बताओ हर्षित, ये जो बेस है आपका KOH जिसका एन फैक्टर 1 होता है क्या? यस सर। तो जो इसके मोल आएंगे क्या भाई इक्विवेलेंट भी हो जाएंगे? यस सर। मोल बता दो, मोल कितने हैं? 5.6 ग्राम है मास, मोल कैसे निकालें? अब डिवाइड लगा देंगे मास से। हाँ, मोलर मास डिवाइड लगा दो। कितना मोलर मास इसका? डिवाइड। मोलर उसके मास बाद कितना होता है इक्वेट देख इसका? देंगे सर, x की वैल्यू आ जाएगी आगे समझ। चलो अच्छा, नेक्स्ट। थैंक यू सर। सर 148 है मेरा। थैंक यू नहीं यार, थैंक यू नहीं हर्षित। पता है मतलब मुझे रह रह के वो चीज आती है कि काश तुमने क्लास मेरी टाइम पे आके अटेंड की होती 11th क्लास में, तो आज 12th में आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछने नहीं पड़ते। काश, पर कोई नहीं, वो तो समय निकल गया, क्या कर सकते हैं। हाँ जी, 147 पूछ रहे थे कोई, कौन पूछ रहा था 147? सर मेरा डाउट था ये। हाँ जी, 147 क्रॉप कर दीजिए फटाफट आर्यन। यार आज मैं सोच रहा था क्लास कैसे लूंगा, लेकिन आज वाली क्लास तो और दिन की वजह बल्कि ज्यादा बढ़िया चल रही है। 147 क्रॉप कर दो फटाफट। हाँ जी, देखिए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ओके, आर्सेनिक का पता लगाइए सबसे पहले। रिएक्टेंट साइड में आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए जिसने भी डाउट पूछा है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आर्सेनिक इन रिएक्टेंट साइड? नो नो, नॉट इन प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड। बोलो। 3 प्लस 3। वेरी गुड, +3 लिख दीजिए। नीचे लिख दो आर्सेनिक +3 में है, आर्सेनिक +3 में। अच्छा, और जा किस में रहा है? 5 में जा रहा है। हाँ जी, जा किस में रहा है? +5 में जा रहा है। बताओ जरा मुझे, एक चीज +3 से +5 में कैसे जाएगी? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, 2 इलेक्ट्रॉन ले एक्सेप्ट करके हैं? अरे यार, डोनेट कर। कितने? अरे निकलवा दो भाई, 2 +2 इलेक्ट्रॉन लिख दो उधर। ठीक है, तो एक आर्सेनिक जो है, सिंगल आर्सेनिक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये तो हो गई बात आर्सेनिक की। अब जरा बात कर लेते हैं सल्फर की। जरा बताइए सल्फर रिएक्टेंट साइड में किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? -2। -2 लिख लो, सल्फर -2 में है। और प्रोडक्ट साइड में सल्फर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +6। +6। सोच के बताइए थोड़ा सा, कोई चीज -2 से +6 में कब जाएगी? 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट। 8 इलेक्ट्रॉन लूज करके। 8 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है। अब आप लिखिए आर्यन मॉलिक्यूल AS2S3 का, एक सिंगल मॉलिक्यूल ले लिया हमने AS2S3 का। इसमें आपके पास आर्सेनिक के कितने एटम हैं? 2 तो आर्सेनिक है जी, और 3 सल्फर है। तो ये बताइए पूरा एक मॉलिक्यूल मिला करके कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा? पूरा फुल मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा? 28 इलेक्ट्रॉन। 28। 2 + 2 और 3 × 8 आ गया 28। और एक सिंगल मॉलिक्यूल
जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या कहिए एक मोल सब्सटेंस जितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्या वही उसका एन फैक्टर एन नहीं हो फैक्टर हो सकता है? जाता यस यस सर। कोई जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया क्या? m/28 यस सर। आर्यन 150 तक किसी और को कोई डाउट हो सर तो बताओ फटाफट। 148 में मेरे को एक कंफ्यूजन है छोटी सी। हम्म, सर जो HCl2 जो अमाउंट लिखा हुआ है सर, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर में मेरे हिसाब से इनफेक्टर इसके वेरी करेगा। अगर ये S+2 से +1 में जा रहा है तो इसका 32 आना चाहिए, अगर +2 से सल्फर में नॉर्मल में आ रहा है तो 16 होना चाहिए। पहली बात तो वो उससे उसमें नहीं जा रहा है, वो बन चुका है उसमें। फिर आपके पास में SCl2 जो है, केवल उस SCl2 में पूछा है, तो पहले तो S2Cl2 का तो कोई रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप ध्यान से। यस सर। अच्छा, मतलब HCl2 से सल्फर का बताना खाली। हाँ, यस सर, वो मैं कंफ्यूज हो गया था कि 2 होने चाहिए इसके। कोई बात ओके। नहीं। 150 तक कोई डाउट? चलिए भाई 160 पे आ जाइए, 160 तक बताइए किसी को कोई भी डाउट है तो। कृति, अग्रुति, सर 160 तक किसी को कोई 155। भी 155 155 निकालते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रॉप करो फटाफट। आर्यन क्रॉप कीजिए। हाँ जी, देखिए कोई भी रिएक्शन हो, कुछ भी हो, उसमें इतना तो आप जानते हो ना कि इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखिए आर्यन, इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बी। ठीक है, अब थोड़ा साइड में ये बताइए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था आर्यन? थोड़ा साइड में जो स्पेस बचा है वहां पे करो, इसके नीचे वाला स्पेस खराब मत करो। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता था? गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, या गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऐसे बताइए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखूंगा आपको इसी तरीके से आता है। गिवन मास अपॉन में क्या आएगा नीचे? इक्विवेलेंट मास आएगा या नहीं आएगा बोलो? यस सर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, चलिए अब आप देखिए ए का, जो ए मेटल है उसका कितना मास लिया हुआ है? Ma, और इसका इक्विवेलेंट मास कितना है? E। तो उसके इक्विवेलेंट कितने हो गए? Ma अपॉन E हो गए या नहीं हो गए बोलो? इक्विवेलेंट के नीचे लिख दो अब। अरे हाँ, Ma अपॉन E है। सिमिलरली B जो है उसके कितने हो गए? Mb अपॉन Eb। ठीक है, Ma अपॉन E इज इक्वल टू Mb अपॉन Eb। और अब इसमें जो चीज आपसे पूछी वो निकाल लो, कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में तो। इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर चलते हैं, मोल्स बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट्स आपके पास हमेशा बराबर चलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए मेन। 160 तक बताइए, 160 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। वन 160 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। यस यस आर्यन, चाची 420। 160 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। नहीं है, ठीक है। 170 तक। सर 164 में बैलेंसिंग बता दो एक बार, जरूरी है ना वैसे। यस। बिल्कुल बता दूंगा 164 पे। 160 तक नहीं था किसी को कोई डाउट? आ जाए 164 पे ना। यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ जी 164 क्रॉप कर दो। हाँ जी 164 देखिए क्या कह रहा है।
what volume of O2 measured at 1 atm and 273 Kelvin। सबसे पहले तो ये बताइए ये चीज आपके पास में STP है या नहीं है 1 atm and 273 Yes, Kelvin? sir. Yes. Yes. Yes, sir. will be formed, आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है किसी गैस का STP पे। सीधी बात है, अगर मोल पता चल जाएंगे तो बस उस मोल में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 22.4 से मल्टीप्लाई करना है मोल्स निकलने के बाद। will be formed by the action of इतने ml of इतने normal KMnO4 on hydrogen peroxide in an acidic solution। अरे भाई कोई बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं है, 1% बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं है आपको उसमें। इसमें मुझे ये बताइए H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? दोनों की तरह दोनों है। इसमें इस रिएक्शन दोनों है। जादूगर है वो तुम्हारी तरह हर्षित, जो दोनों की तरह कर लेगा। नहीं वैसे दोनों ही एसिडिक, उसमें तो इस रिएक्शन में पूछना होगा, इस रिएक्शन में बताओ भाई कितना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता हो H2O2, अगर KMnO4 बगल में है तो उस KMnO4 के सामने टक्कर थोड़ा ले सकता है ऑक्सीडाइजिंग Yes, Yes, एजेंट। sir. Yes, sir. Reducing. किसकी तरह बिहेव करेगा? reduce Reducing agent। agent. H2O2 है आपका यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप थोड़ा याद कीजिए H2O2, अब रिएक्शन लिख रहे हैं हम RNA। देखिए रिएक्शन H2O2 एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करवाना है हमें। सुनो H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, ऊपर लिख दो RN -1। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और अब इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है। सुनना ध्यान से, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसको बिहेव करना है। ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी। हाँ जी बताइए बढ़ के कहाँ जाती है? -2 पे। अरे हर्षित तुम अपना क्या कर रहे हो भाई तुम आजकल? -1 से बढ़ के -2, -2 तुम्हारे हिसाब से -1 से ज्यादा होता है? तुम तो कमाल कर रहे हो, मतलब आजकल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, तुम कमाल कर रहे हो। तुम थोड़ा ब्रेक लो, तुमने ज्यादा लोड ले लिया है, चीजें तुम्हारे हाथ से निकल रही हैं। तुम थोड़ा ब्रेक लो, तुम 1-2 दिन का रेस्ट करो, तुम शांतिपूर्वक। पढ़ाई सब हो जाएगी, दिमाग बचाना है हमें। तो H2O2 जो है वो -1 से जब बढ़ता है तो 0 में आ जाता है, O2 में आ जाता है। ये अंडरस्टूड है, मतलब पहले से पता है आपको। फिर वो मीडियम चाहे एसिडिक हो, बेसिक हो, कुछ भी हो, वो हमें मालूम है। अच्छा अब इसमें आपसे बोलूं इस रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर दो साथ के साथ एसिडिक मीडियम में। कैसे बैलेंस करोगे? कहाँ H+ लगाओगे, क्या करोगे? प्रोडक्ट साइड में लगा दो 2H+, 2H+। अच्छा और इधर देखिए एक ऑक्सीजन -1 से 0 में आया है, एक ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। यहाँ तो 2 ऑक्सीजन थे, दोनों -1 से 0 में आए हैं, तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये आपके पास वो रिएक्शन है 11th क्लास की, वो रिएक्शन है जो मैंने आपको 4 रिएक्शन लिखवाई थी। एक तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। और मैंने उन 4 रिएक्शन के बाद आपको बताया था कि H2O2 दोनों टाइप के मीडियम में दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी। और हमेशा उसका एन फैक्टर कितना होता है? हमेशा 2 ठीक है। तो अब एक बात बताइए, O2 का बनना डायरेक्टली आप H2O2 से बता सकते हो या नहीं बता सकते हो कि H2O2 के जितने मोल होंगे O2 के मोल उतने ही होंगे? बोलिए। तो अब मैं जो लिख रहा हूँ वो लिखना तुम्हारे। लिखिए मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O2, मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O2, नहीं उसी में आगे फर्दर इज इक्वल टू, रुको, इज इक्वल टू क्या लिखोगे? मोल ना, हाँ लिखो इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 2, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 2। सही है ना भाई? और इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 क्या बताइए, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 के बराबर नहीं होंगे? इसी में आगे लिख दीजिए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 के लिए हमें दिमाग लगाना नहीं है, उसने दे दिया है सब कुछ। 100 into 0.5 कर दो फटाफट, 100 into 0.5 और डिवाइड बाय कर दो 2।
हाँ जी, कितना आंसर आ गया? 25 मिलीमोल्स। 25। यार ये कुछ गड़बड़ी कर दी क्या हमने? हाँ, गड़बड़ी हो गई हमसे, बिल्कुल। ये मिली है, ये मिली है। तो मोल्स कितने हो गए? अपॉन में 1000 कर दीजिए इसमें। हाँ जी, ये मोल आ गए आपके पास एसटीपी पे किसी गैस के। हमें वॉल्यूम चाहिए था, क्या करना है? 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मैच कर लो, आ जाएगा। 0.56। नेक्स्ट। 100 नहीं है, 1000 है नीचे। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, हटाओ। नेक्स्ट। 170 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। सर 165। 165 ड्रॉप कर दीजिए। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अ सैंपल ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड Fe2O3 ऑफ 80% प्योरिटी। तो आपने 1 ग्राम लिया, लेकिन एक्चुअल में आपके पास Fe2O3 का मास उसमें कितना है बताइए? 0.8 ग्राम रह जाएगा। यस। ठीक है। Is dissolved in moderately concentrated HCl solution which is reduced by zinc dust। इसको इसमें डिसॉल्व किया है, साफ साफ लिखा है, इज डिसॉल्व्ड इन मॉडरेटली। डिसॉल्व हो गया मतलब आयंस अलग अलग हो गए। ये बताइए Fe2O3 में Fe किस कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3। +3 में। तो इस 0.8 ग्राम Fe2O3 में जितना भी Fe था वो पूरी तरीके से आपका Fe+3 आयन के फॉर्म में आ चुका है डिसॉल्व होने के बाद। तो उसको अलग कर दो। आर्यन एरो लगा के आगे लिख दीजिए Fe3+। कितना होगा, कितने मोल होंगे, वो सब हम निकाल सकते हैं 0.8 के हिसाब से। आगे बढ़िए। विच इज रिड्यूस्ड बाय जिंक डस्ट। हाँ जी, इसके आगे लिखिए प्लस जिंक डस्ट। Fe3+ के आगे लिखिए जिंक डस्ट। अब जिंक डस्ट कर रही है इसको रिड्यूस। तो देखो ऐसा है, अब इसमें आप नहीं कर सकते थे, मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पर कि Fe+3 को जिंक डस्ट जब रिड्यूस करेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट घटाएगी, तो वो Fe+2 में लेके जाती है, 0 में लेके। +2। ये हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और ये एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम है कि वो 0 में लेके जाती है +2 में। तो इसके लिए आपको एक बार +2। सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। सर +2 पहले में। FeCl3 नहीं बनना चाहिए HCl के कारण? हाँ, लेकिन उससे उससे क्या करना है हमें? उस अच्छा FeCl3 में FeCl3 बनता है, इसीलिए तो वो डिसॉल्व फॉर्म में है ना। अच्छा, हाँ जी सर। इसमें एरो लगा के लिख दो भाई, जिंक डस्ट के बाद में किस में आता है? Fe+2 में। यस 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 सर। ठीक है, यस सर। Fe+2 में। तो ये बताइए इस हिसाब से। अच्छा, 1 मिनट को आगे बढ़ो। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इतने ml ऑफ इतने मोलर सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीडेंट। हाँ जी, अब आपने Fe+3 को Fe+2 में कर दिया और अब आप वापस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके जा रहे हो। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लेके जा रहे हो वो क्या करेगा वापस? फिर से Fe+2 को वापस Fe3+ में ले जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो ये बताइए जो आपने बाद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है उसके मिलीमोल्स कितने हैं? लिख लीजिए, बाद वाले मिलीमोल्स लिख लीजिए, उसके कितने होंगे मिलीमोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग। 1.67 into n factor 1.67 मतलब लिख लीजिए कितना 5/3 हो जाता है क्या 1.67? 5/3 मिलीमोल्स। ठीक है। अगर मिलीमोल्स ये हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, तो बताइए उसके इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के? n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Yes, sir. n फैक्टर 5/3 into n कर दो आर्यन। ये जो आपके पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट है, क्या एग्जैक्टली यही आपके Fe2+ के भी इक्विवेलेंट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? yes sir हो इसी में जाएंगे। आगे इक्वल टू करके लिख दो आर्यन। इसी में ही आगे इक्वल टू करके लिख दो, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+। अच्छा, ये बताइए इस रिएक्शन में Fe2+ का n फैक्टर क्या होगा? +2 से कहां जा रहा है वो? +3 में 1 होगा या नहीं होगा? 1 हो जाएगा 1। तो बताइए क्या वो आपके पास में मोल के बराबर नहीं होगा इक्विवेलेंट?
Yes, sir. हो गए सर। इज इक्वल टू मोल ऑफ Fe2 प्लस लिख दो भाई, ठीक है। तो अब मोल ऑफ Fe2 प्लस कितने हैं, तो वो हो गए आपके पास में मोल ऑफ Fe2O3 इंटू 2, इसी को इक्वल टू करके लिखो आगे। मोल ऑफ Fe2 प्लस कितने होंगे, मोल Mole ऑफ of Fe2O3 इंटू 2। बताओ ये चीज सही है नहीं है? yes sir. Yes, sir. अब Fe2O3 के मोल निकाल लीजिए आप। Fe2O3 के मोल कैसे निकालोगे जी, 0.8 0.8 डिवाइडेड 0.8 by 160. बाय कितना, 160. 160 है वो, ठीक है 160 रहने दो उसको, डायरेक्टली 160, ठीक है। इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो। ये लेकिन मोल है भाई, मिलीमोल चाहिए। तो वहाँ पे वो मिली चल रहे हैं, गड़बड़ कर दिया हमने, गड़बड़ कर दिया। 1000 से डिवाइड कर दो। मोल हैं और वो जो 5/3 थे वो मिली इक्विवेलेंट थे। तो आप ऐसे करो ना 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 ना, सर ये तो अच्छा, ठीक है। मोल into 1000 करेंगे. सर, हाँ यस सर, इंटू 1000 करेंगे। हाँ इसमें आप इंटू 1000 कर दो, कोई फिर ठीक, मिली लिख रहे हो ठीक है, इंटू 1000 कर दो और 5/3 n की इक्वेट कर दो। हाँ जी सॉल्व करो आर्यन। 5/3 n इज इक्वल टू ये है, तो फिर बताइए n कितना होगा, करो करो सॉल्व करो। तुम तो आर्यन गजब ही हो यार, क्या क्या टूल्स तुमने डाल रखे हैं यार लैपटॉप, मतलब असली यूज तुम कर रहे हो लैपटॉप। मुझे ट्रेनिंग देना तुम। Yes sir. लेकिन ये टूल्स है ना, ये अभी आपको डालने नहीं चाहिए थे, आपको इसमें से कैलकुलेशन खुद से करनी आनी चाहिए। ये सब मेरे लिए काम की चीजें हैं। चलिए तो N6 आ गया भाई, यही पूछा था, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में उसने आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का N फैक्टर ही पूछा। बताइए आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? Yes sir. हो जाएगा। Yes sir. चलिए आगे, Yes, sir. नेक्स्ट। एक 170 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलो। नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। सर 80 तक चाहिए, हाँ सर 169। सर 169 में ना एक चीज पूछनी थी आपसे। एक मिनट 169 में आप जो एक चीज पूछ रहे हो वो आपको सॉल्यूशन में रिएक्शन देख करके कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। रिएक्शन देखनी पड़ेगी, अदरवाइज एन फैक्टर नहीं पता चलेगा। यस सर, KBRO3 का एन फैक्टर नहीं आ रहा था। सर ये कौन से मतलब चैप्टर में, मतलब वैसे ऐसा नहीं है उसमें, मतलब ऐसे चैप्टर का, क्योंकि वो अलग अलग में भी जा सकता था, तो इस वाले के लिए पता होना चाहिए था कि कहाँ जाता है। तो क्योंकि एग्जाम में अभी सर ऐसे दिया नहीं होगा ना इनफैक्ट। इतना मत घबराओ तुम, 200 क्वेश्चन किए हैं, केवल एक ऐसा एक पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें ऐसा लग रहा है कि ये चीज आना चाहिए, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे। ओके सर। हाँ जी 180 तक बताइए। सर 178 में वो मोर सॉल्ट बताया था, मैं भूल गया क्या है, आप बता दो। मोर सॉल्ट बता देते हैं बिल्कुल। कौन बताएगा? शिवम मोर सॉल्ट बता दो, लिख देगा ये। आर्यन बोलिए मोर सॉल्ट क्या होता है शिवम? NH4 2SO4। NaH सर NH4 2SO4। अरे उसको NH4 होल्टवाइज बोलते हैं यार, ऐसे NH4 सर वही बात है। NH4 होल्टवाइज SO4 डॉट FeSO4 डॉट 8H2 डॉट 8H2 कितना? 8H2O 8 नहीं यार 6H2 6 होता है सर. 6 होता है 6H2। ठीक है, तो
तो फॉर्मूला तो ये आ गया, इसका n फैक्टर और होता था, इसको हम लोग यहाँ पे रिडॉक्स टाइट्रेशन में किसकी तरह यूज करते थे? Reducing एजेंट की agent. तरह। reducing agent Fe+2 से +3 में जाता है। यस सब बन हुआ, Yeah. ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा था सर ये? सर 177 में जो के मीडियम हमें गिवन नहीं है तो उसको क्या मानना है? 177 निकालना जरा। When more salt reacts completely with KMnO4 solution, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मीडियम का, उसने पहले ही नॉर्मेलिटी में दिया हुआ है। हाँ यस सर, आ गया। ये जो तुरंत कर्सर जो आर्यन लेके गया था ना एन के ऊपर, वो ये चाह रहा था तुमसे, कहना चाह रहा था वो देखो, ध्यान से देखो, ये एन है, तुम क्यों ऐसे क्वेश्चन। वो ध्यान नहीं दिया, मोलारिटी से मेरे को लगा। हाँ जी, 180 तक और किसी को कोई डाउट? 190 तक बताएंगे आप, 190 So तक किसी को 182. कोई भी 182 182 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको जब मैं पढ़ाता हूँ तो इससे ही हम लोग स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चंस की। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, क्रॉप कर दो भाई इसको। और इसको अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको एक्सप्लेन करेगी कृति गोयल। 182 कृति, सब लोग सुन रहे हैं, बोलते चलो, आर्यन लिखता चलेगा, कीजिए। सर पहले मैं 2 मिनट खुद कर लूं सॉल्व। ठीक है, ठीक है। यदि काम करो, आप खुद सॉल्व मत करो, आप बोलना स्टार्ट करो। आप जहां थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाओगे ना, मैं आपको सही कर दूंगा। आप बस यहीं पे ही सॉल्व, मतलब जो आप अलग से सॉल्व कर रहे हो खुद से, वो मत करो, यहीं पे करो आप सॉल्व। ठीक है, कुछ गलती करोगे मैं बता दूँ, बोलो। ओके सर। सर पहले तो इसमें NaHC2O4 में हम कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। एक काम करो, उससे पहले आप दोनों के पहले मोल्स मान लीजिए, एक के x मान लीजिए, एक के y मान लीजिए। ठीक है, ओके सर। लिख लो x भाई, मोल्स आर्यन मान नीचे। लिए NaHC2O4 के। ठीक है, डैश डैश कर दो, पूरा कंपाउंड मत लिखो, समझ में आ रहे हैं y हो इसकी। ठीक, आगे बोलो। सर पहले इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 के साथ, ये जो पूरा मिक्सचर है। ये जब KMnO4 के साथ जब हम करवाएंगे इसकी रिएक्शन, तो उसमें NaHC2O4 किसकी तरह बिहेव करेगा? एक मिनट। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग है ना, तो ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यस बिहेव करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा हमारा NaHC2O4, तो उसका n फैक्टर कितना होगा? सर उसका n फैक्टर वो +3 से +4 में जाता है, तो 2 कार्बन है तो 2 हो जाएगा। वेरी गुड। जब NaHC2O4 KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका n फैक्टर होगा 2। वेरी गुड। और व्हाट अबाउट KHC2O4.H2C2O4? सर इसमें एक तो जो KHC2O4 है वहाँ वाला कार्बन +3 से +4 में जाएगा, तो उसके लिए 2 आगे, और जो H2C2O4 है वो वाला कार्बन भी +4 में जाएगा, तो टोटल 4 हो जाता है। टोटल 4 हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही चल रहा है मामला एकदम। ये बताइए, ये जो पहली रिएक्शन है हमारी KMnO4 के साथ ये कृति, ये हमारी एक रिडॉक्स टाइट्रेशन हो गया या नहीं हो गया? यस सर। क्या हम लिखते हैं इसके लिए इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट? बोलो। यस सर, वो उससे इक्वेशन बनाएंगे। तो बोलिए जरा, यहाँ पे क्या क्या लिखा जाए, आप ही बताइए। 2x + 4y
नहीं वो इसमें नहीं आएगा, एक मिनट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है ऊपर। अच्छा हाँ सॉरी सर, हम इसमें जो हमारे पास इक्वल वॉल्यूम्स है, हम वी वॉल्यूम ले लेते हैं। ठीक है, वी लीटर में ले लीजिए ताकि वो सीधे सीधे इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर सके। यस सर, तो 0.2 वी 0.2 वी इक्वल्स टू आगे। 2x हम्म, प्लस 4y। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। सर आगे अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ। आने ना, बगल वाली जगह पे लिखना है। हाँ जी। अब ये बताइए, बगल वाली जो रिएक्शन है कृति, मतलब जो दूसरी रिएक्शन है कृति, वो आपके पास में एक एसिड बेस रिएक्शन है या नहीं है? ये सर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। हम उसमें कह सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। यस सर। पहले तो आप मुझे बेस के इक्विवेलेंट बताओ, बेस के इक्विवेलेंट कितने हैं? सर 0.12 वी। 0.12 वी, वेरी गुड। अब ये बताइए, जब आपका ये पहला वाला कंपाउंड NaHC2O4 एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? सर 1 होगा। 1 होगा। और इसके मोल कितने हैं जी? सर मोल्स हमने x ले रखे हैं तो x हो जाएगा दूसरी। इसके इक्विवेलेंट क्या x into 1 मतलब x हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? यस सर। x प्लस, अब दूसरे कंपाउंड पे आइए कृति। सर दूसरे कंपाउंड में पहले तो जो KH वाला पार्ट है उसमें से 1 हो जाएगा और जो H2C2O4 है उसमें से 2, तो टोटल 3 हो जाएंगे। वेरी गुड, लिख दीजिए आर्यन 3y। x प्लस 3y, तो नहीं मतलब टोटल। एक x टोटल होगा ना यार। सर हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई तो हम x हाँ और जी, y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम सही है, इसी तरीके से करना था। बस रहने तो मत करो, करने वाला वो अपने आप कर लेगा, सब कुछ ही बताएंगे क्या उसको। चलिए नेक्स्ट। 190 तक बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो तो। वन 190 तक किसी को कोई भी डाउट नहीं? वेरी गुड। 195 तक किसी को कोई भी डाउट? टू 200 तक किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, एंड करते हैं इसको। तो जो काम आपको दिया गया है वो आपको 4 दिन में बड़ा सिंसियरली करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब अगर पी ब्लॉक कर लिया ना, पी ब्लॉक के बाद में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगने लग जाएगा हमें इनऑर्गेनिक आती है, बस वो लगाना है सबसे पहले। तो वो दिवाली के बाद जब आप मिलो तो वो वाला कॉन्फिडेंस लेके आना है क्लास में। आ गई सर इनऑर्गेनिक अब तो, है ना? तो वो प्रॉपर आपको टाइम दे दिया है 3-4 दिन का, कर लेना आप उसको। 2 ही तो ग्रुप बोले हैं मैंने आपको, शायद अभी 16 और 17 ही बोले ना, बस 16-17 कंप्लीट कर लेना। यस सर। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं सर। सर बोलो बोलो। सर एटॉमिक का भी मतलब डेट बता दो, कब करोगे डिस्कस? एटॉमिक स्ट्रक्चर वो पेपर में आ रहा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा पेपर कब है? 21 सैटरडे। ठीक है, नेक्स्ट वीक में, मतलब जब भी दिवाली के बाद में फिर टाइम निकालेंगे। सर दिवाली के बाद जो शेड्यूल आया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे या अपना? शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे बिल्कुल। मतलब उसमें हमें, उसमें चलना क्या, उसमें तो आपको करना है ना, मेरा तो जो चल रहा है मैं वैसे चलाता रहूंगा, वो तो आपको टेस्ट वगैरह उस हिसाब से करना है। तो जो एटॉमिक ऑलरेडी हमने दिया हुआ है वो आप कर लेना तब तक। एटॉमिक का 21 को है शायद आपका डेट।
है ना, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस दौरान। जो भी अपना टाइम इंटरवल है 16 से लेकर 21 तक, उसमें एक लेक्चर में हमारा काम हो जाएगा। सर साथ में पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग भी आ रहा है। अच्छा, वो ये आगे है असली, बिल्कुल बिल्कुल असली चीज तो वो है बगल में, जो सर वो ध्यान ही नहीं ये आर्यन स्क्रीन शेयर की हुई है, आप देख सकते हो। सर वो आगे आएगा मेरे हिसाब से, वो PT2 नीचे लिखा हुआ है। नहीं नहीं सर इसमें ही है। नहीं, वो उसमें नहीं है यार, वो इसी में ही है, इसी में ही है। बट मैं आपको बात बताऊं, आप लोग घबरा जाओगे इतना, आप एक साथ में कर नहीं पाओगे। आप एक काम करना, आप इनमें से कोई एक चैप्टर कर लेना। पता है क्यों कह रहा हूँ एक चैप्टर करने के लिए? क्योंकि उसके बाद देखो, उसके बाद वाले में पता है क्या है, स्टोइक्योमेट्री है, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो कॉन्सेप्ट, है ना। तो हमें थोड़ा सा वहां एज मिल जाएगा। तो इनमें से कोई भी रफली तो दोनों ही पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में आएगा वो, लेकिन एक बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, और एक का जो है वो अगले वाले में सेट कर लेना कि भाई इसको हम अगले वाले उसमें करेंगे, जब ये 23 से लेकर 28 तक वाला जो चल। आ रही बात समझ में? और क्योंकि उसके बगल में जो एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, वो ऑलरेडी अभी आप कर चुके हो, तो वो तो आपको केवल और केवल अपने नोट्स पढ़ने हैं, उसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं। करवाए थे ना हमने एस ब्लॉक अभी 12th में ही। यस सर। यस सर। मतलब हालांकि आप लोगों ने 11th में किया हुआ है, बट जिन लोगों का नहीं था उनको एनसीईआरटी से वो पढ़ने के लिए बोला हुआ था, तो वो आपका किया हुआ है। तो बस वो केवल रीडिंग करनी है, उसमें इतना टाइम लगेगा नहीं। तो ये सेकंड वाला जो है 20 से लेकर 28 तक, वो काफी चिल रहेगा आपका, उसमें उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग में से एक चैप्टर, और मैं कहूंगा केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बड़ा है, वो तो आप रख लीजिए इसमें PT2 के लिए। बेसिक बेसिक्स आप पढ़ लेना, देखो पेपर में आएगा, फिर पेपर में आपको वो ना हो कि हमने कुछ ही नहीं आता, तो वैसा नहीं। आप लोग सब लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो, तो कुछ तो सबको ही आना चाहिए। एक होता है कि फिर से पूरा का पूरा कमांड बनाना, उसके लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम आप दे पाओगे PT2, ठीक है। तो कोई नहीं, वो इस तरीके से प्लान कर लेंगे, अभी तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इसमें आप लोग कंप्लीट कर लेना बस उसको, ठीक है। एंड करता हूँ मैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।